हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन। नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 9 की ये बुक है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, आरबीएससी की ये बुक है। किसकी बुक है? आरबीएससी बोर्ड की जो है ये बुक है। इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। आरबीएससी की ये बुक है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। पहला चैप्टर जो है वो है 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी। देखो, इसको पढ़ने के क्या फायदे हैं। एक तो अपने जो राजस्थान से संबंधित जो भी विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो भी एग्जाम्स है, जैसे बात करूं सीईटी है, बात करूं अगर मैं तो वीडियो है, पटवार है। अभी आज ही जो है वो वीडियो 2025 का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पटवार है, आरएस प्री है, मेंस है, इन सब के लिए ये बुक जो है वो बहुत ही उपयोगी बुक है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको एक बार, अगर राजस्थान का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इनको एक बार आपको अवश्य रीड करना चाहिए। उसी सीरीज में मैं लेके आया हूं, साथ में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा रहेगा इस सीरीज में, ठीक है। सबसे पहला जो अध्याय है वो है 1857 की क्रांति, जिसमें अपन पढ़ेंगे नसीराबाद की क्रांति, नीमच में क्रांति, एरनपुरा और आबुआ की क्रांति, मेवाड़ में क्रांति की गूंज, कोटा में क्रांति, अन्य के राज्यों में क्रांति, सलूम्बर और कोठारिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों की अपन चर्चा करेंगे और जो है वो असफलता के परिणाम की भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अध्याय 2 में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी, जिसमें डूंगजी जवाहर जी जो हैं वो सीकर से हैं, लोटू जी निठारवाड़ सीकर से हैं, अमरचंद भाटिया बीकानेर हैं, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। अर्जुन लाल सेठी, अगर अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। केसरी सिंह बारठ परिवार, कुंवर प्रताप सिंह बारठ, बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल कोपा, जैसलमेर नानाभाई खाट, रास्तापाल डूंगरपुर, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, कप्तान दुर्गादास, नीम का थाना सीकर। अब तो नीम का थाना अलग हो गया है। जानकी देवी बजाज, नीम का थाना अलग नहीं हुआ है, सॉरी, ये वापस हटा लिया गया है। सीकर, अंजना देवी चौधरी सीकर, रतन शास्त्री जयपुर, रमा देवी जयपुर, कालीबाई डूंगरपुर और किशोरी देवी। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे, जनजातीय आंदोलन की चर्चा करेंगे, जनजागृति आंदोलन की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में विशेष फोकस है। राजस्थान का एकीकरण की चर्चा करेंगे, राजस्थान संघ का निर्माण, मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय, राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से होता है, राजस्थान की शौर्य परंपरा के बारे में अपन जानेंगे। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ये अभी मैंने चर्चा करी थी कि 1857 की जो है वो क्रांति पहला अध्याय है, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के क्रांतिकारी जो हैं वो अध्याय 2 हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान की जनजातियों के आंदोलन, जनजागृति प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और शौर्य परंपरा। इस प्रकार ये बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे अपन? 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात, बताओ देखिए मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो कब माना जाता है? तो वो 1707 ईस्वी से माना जाता है। कब माना जाता है? 1707 ईस्वी से माना जाता है। देश में उत्पन्न अराजकता से मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहता है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो वो 1707 ईस्वी में होती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही मुगल साम्राज्य के पतन स्टार्ट हो जाता है। जो उत्पन्न शक्ति रिक्तता थी वो एक बार तो मराठों ने पूरी कर दी थी, यानी मराठे आ गए थे यहाँ पे आक्रमणकारी के रूप में। मराठों ने जो है वो दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मराठों ने प्रथम बार कहां से धन एकत्रित किया था? तो सन 1711 ईस्वी में। कब? सन 1711 ईस्वी में मराठों ने
मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से मराठों ने मंदसौर के निकट, मंदसौर एमपी, ठीक है, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन इकट्ठा प्रारंभ कर दिया था, जिससे इस घटना से जो चिंतित महाराणा संग्राम सिंह थे, उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया, चर्चा करी कि भाई ऐसे ऐसे मराठे मेरे को तंग कर रहे हैं। और उसके बाद 1724 ईस्वी में तो मराठा आक्रमणों में तेजी आ गई। इसी बीच जो बूंदी के पचत्यूत शासक थे बुद्ध सिंह, जो है वो मराठों की क्या कर लेते हैं, सहायता लेते हैं और दलेल सिंह को गद्दी से हटवा देते हैं। तो मराठों की सबसे पहले सहायता किसने ली थी, तो सबसे पहले सहायता जो है वो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने ली थी और दलेल सिंह को वहां से हटवा देता है। और राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह पहला प्रयास था। क्या था, यह पहला प्रयास था। ठीक है, आगे चर्चा करें अपन। तो 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान रास्ता मिल गया था। क्या मिल गया था, एक आसान रास्ता मिल गया था, क्योंकि मालवा पर तो इनका अधिकार हो चुका था, गुजरात पर ये प्रवेश कर चुके थे, तो राजस्थान में जो है वो कर ही दिया था स्टार्ट। तो जो है सबसे पहले अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 1711 ईस्वी में जो है वो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। साथ राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को लूटना भी ये क्या कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ। बूंदी में भी इसी बहाने से हुआ, क्योंकि आंतरिक मामलों में जो है वो हस्तक्षेप कर रहे थे। जोधपुर में प्रवेश भी इसी प्रकार होता है और जयपुर रियासत में भी प्रवेश इसी प्रकार होता है। आगे चर्चा करें अपन। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। मराठों ने जो है वो हिंदू धर्म के नाम पर बोले हिंदू धर्म को बचाएंगे, उसके नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में क्या हुई, दलबंदी हो गई और राजपूत शासक आपस में लड़ने लग गए। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से जोत और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया कि आप जो है, पेशवा बाजीराव को आदेश दिया कि आप जो है वो राजस्थान से जोत और सरदेशमुखी वसूल करो। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने जो है वो मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 ईस्वी, 1761 से 1791 ईस्वी के मध्य जो है वो राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। 1732 ईस्वी में जो मालवा का सूबेदार था सवाई जयसिंह जो जयपुर का था, उसे मराठे क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं और जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने जो है वो मराठों को देने पड़े। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। राजस्थान में बढ़ते मराठा जो हस्तक्षेप था वो जयसिंह और अन्य राजपूत राजाओं के लिए एक क्या हुआ, लेसन मिला। इनको सीखने के लिए मराठों ने मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। मराठों से मुक्ति पाने के लिए जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किया जाने लगा। अब होता है हुरडा सम्मेलन। किसकी बात आती है, हुरडा सम्मेलन, क्योंकि मराठे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे अपने राजस्थान में। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। पहले तो इनको जो है वो धन दिया गया कि आप जो है धन लो और यहां से जाओ, लेकिन धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा तो खाली नहीं किया। और तो फिर जो राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उन्होंने सोचा
कि धन काम में नहीं आएगा, यहाँ काम में आएगा तो अपनी एकजुटता काम में आएगी। अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हो 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। ठीक है, कि हम जो है 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं कि सभी जो शासक हैं वो विपत्ति के समय एक दूसरे के काम आएंगे, परंतु और वर्षा ऋतु के बाद जो है वो मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली। अगर किसी भी राजा का शत्रु है तो उसे किसी भी राज्य में शरण नहीं दी जाएगी, यह शपथ वहां पे ली गई। परंतु इस सम्मेलन का जो है वो वांछित परिणाम नहीं निकलता है, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। रियासतों की जो स्वार्थी नीतियां थी और जो स्वार्थी नीतियां और कार्य जो थे वो सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी गया है कि जो हुरडा सम्मेलन था वो असफल क्यों रहा? तो रियासतों की स्वार्थी नीतियां और उनके कार्य और रियासती शासकों में आपसी द्वेष, ये प्रमुख कारण रहे हुरडा सम्मेलन के असफल होने का। ठीक है, 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी तक उत्तर भारत की यात्रा पर निकला था। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया, उपहार तथा चौथ का जो है वो समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। क्या रहता है? असफल रहता है। कौन रहता है? जयसिंह। इधर जगत सिंह जो थे, जगत सिंह ने तो मराठों का आतिथ्य स्वीकार कर लिया, उपहार और चौथ का समझौता भी इनके बीच हो गया। जयसिंह जो है वो मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहता था, परंतु असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए, कि मुगलों के तो कर दे ही रहे थे, उनके साथ साथ जो है वो मराठों को भी कर देना स्टार्ट करना पड़ गया। 1738 ईस्वी आते आते मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। मुगल सम्राट की ओर से निजाम को जो है वो बिना युद्ध किए ही दुरासराय की संधि करनी पड़ी। 1738 ईस्वी में दुरासराय की संधि कब होती है? 1738 ईस्वी में होती है, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। मालवा का सूबेदार कौन बन जाते हैं? मराठों के हाथों में आ जाती है मालवा की सूबेदारी, और 50 लाख रुपए भी प्राप्त हो जाते हैं। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजतपाली, रायपुर, जैतारणपाली परगणों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर, इस समय जो है वो जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का शासक जो है वो सवाई प्रताप सिंह था, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह तुंगा नामक स्थान पर जो है वो मराठों को परास्त किया। राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर जो है मराठों को परास्त कर देते हैं। सन 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध होता है। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगती है। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। पहले तो मुगल थे, फिर मराठा आ गए, अब एंट्री हो जाती है अंग्रेजों की। किनकी एंट्री हो जाती है? अंग्रेजों की। तो राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने, किन्होंने? अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणाओं को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया।
परंतु रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर जो है वो चुंडावतों का अधिकार हो जाता है, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहता है। अंग्रेजों से संधि करने के लिए मेवाड़ के शासक ने जो है वो 1803 ईस्वी में जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास करता है, परंतु सफलता हाथ नहीं लगती है। 1793 से 1813 ईस्वी आते आते के मध्य जोधपुर की अवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिकों को उचित धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर जाता है। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिए। राजस्थान में जो है वो मराठों का जो आतंक बढ़ रहा था उससे मुक्ति पाने के लिए मराठों के जो शत्रु थे अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास कौन शुरू कर देते हैं? राजस्थान के शासक जो है वो अंग्रेजों से मिल जाते हैं। किन को भगाने के लिए? मराठों को भगाने के लिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने जो है 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री करने की इच्छा जाहिर की। सर्वप्रथम जो है वो अंग्रेजों से जो जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए और नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। किसको परास्त कर दिया? सिंधिया को जो है वो निर्णायक रूप से परास्त कर देता है। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का सोनावसर प्रदान कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का जो है वो क्या हो जाता है? देखो, सिंधिया को हरा देता है। कौन हरा देता है? अंग्रेज हरा देते हैं, जिससे इनकी शक्ति जो है कमजोर पड़ जाती है और मराठों की इस पराजय ने जो है वो राजपूत शासकों के लिए जो मराठों की अधीनता से मुक्ति का सोनावसर मिल जाता है। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी और इन राज्यों की सुरक्षा व दायित्व की जो जिम्मेदारी है वो कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि जो है वो शर्तें 1803 ईस्वी की संधि में उल्लेखित की गई। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने भी संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और 1811 ईस्वी में सेटर नामक स्थान पर चार्ल्स मेडकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बनता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया। ब्रिटिश संरक्षण में जो है वो राजपूत इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, किन से लड़ने के लिए? मराठों से लड़ने के लिए, अमीर खां और पिंडारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, ये है, अभी चर्चा करेंगे। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। हेस्टिंग जो है वो सभी विरोधियों का दमन करके भारत में जो है कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया यानी मराठों को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता, पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर, पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेडकोफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि नई कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में शिव राज्य ने संधि की। 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ब्रिटिश आधिपत्य जो 1947 की प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहता है। इसी दौरान जो है अंग्रेजों के शासनकाल में जो चल रहा था
क्रांति के समय जो रियासती शासक कौन थे, तो कोटा में तो जो है वो राम सिंह थे, कोटा में राम सिंह थे। जोधपुर में जो है तख्त सिंह थे, जोधपुर में तख्त सिंह थे। भरतपुर भरत जसवंत। उदयपुर में स्वरूप सिंह थे, जो है वो अंग्रेजों की रक्षा करते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में रहते हैं। जयपुर में राम सिंह द्वितीय थे। सिरोही में जो है वो शिव सिंह था, सिरोही में कौन था, शिव सिंह था। धौलपुर भगवंत सिंह, धौलपुर में शिव, सिरोही शिव, ऐसे करके याद कर सकते हैं। बीकानेर सरदार, नेरदार, बीकानेर सरदार। करौली में मदनपाल, जो है वो सर्वाधिक तोपों की सलामी दी जाती है। टोंक रियासत जो है वो है नवाब वजीरुद्दौला, क्योंकि टोंक तो जो है हमेशा से ही मुस्लिम जो है एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, तो नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी में भी जो है वो कोटा में राम सिंह थे, तो बूंदी में भी राम सिंह थे। अलवर रियासत में विनय जी थे, वैपुर विनय। जैसलमेर रियासत, रैपुर रणजीत सिंह जो है वो बीकानेर सरदार, जैसलमेर रणजीत सिंह। झालावाड़ पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ दलपत। प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर उदय सिंह। कुछ जो है ट्रिक्स याद कर लो, कुछ जो है वो मैंने बताया वैसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि 19वीं सदी के आरंभ में जो है वो 20 रियासतें थी, उनमें से 17 जो रियासतें थी वो राजपूत थी। हेलो, 17 राजपूत और 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। 20 रियासतें थी 19वीं सदी के प्रारंभ में। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में, इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी, तो कुछ सामान्य शर्तें थी, तो कुछ विशिष्ट शर्तें थी जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली कि अंग्रेज ही सर्वोच्च है। अंग्रेजों ने रियासती शासकों का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया, वंशानुगत जो है राज्याधिकार जो है वो स्वीकार कर लिया। बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपने विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे और अंग्रेजों को वार्षिक खिरास देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। तो ये कुछ संधि की सामान्य शर्तें थी। क्या क्या थी कि एक तो अंग्रेज जो है वो सर्वोच्च है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार होगा, बाहरी आक्रमण में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगा, आंतरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा और संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट होगा। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति जो है वो अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक जो है वो अपने समस्त सैनिक साधन जो है वो अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे और अंग्रेजों को वार्षिक खिरास देने संबंधी धारा सभी राज्यों में अलग अलग थी। खिराज की जो ये राशि थी, खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई परंतु उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी, आजादी खोनी पड़ी, इनकी आजादी जो है वो भंग हो गई। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? संधि से क्या प्रभाव पड़ा? तो ये देखो, पहला पॉइंट, कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिरास देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई।
दूसरा, पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। तीसरा, शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। चौथा कारण, कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील, मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ा। बाहरी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। ये है संधि के परिणाम। संधि के क्या क्या परिणाम? संधि तो कर ली, लेकिन उसका परिणाम वो बहुत ही नुकसानदायी रहे। कंपनी को जो है वो खिराज देने के नाम पर राज्यों की आर्थिक स्थिति डाउन हो गई। क्या डाउन हो गई? आर्थिक स्थिति डाउन हो गई। खिराज देने पर आर्थिक स्थिति जो है वो डाउन हो गई। दूसरा जो है वो पॉलिटिकल जो एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट, उन्होंने क्या किया? राज्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और खिराज तो वसूल ही रहे थे, इसके अतिरिक्त अन्य जो हैं, अन्य खर्चे भी जो है वो समय समय पर थोप दिए जाते थे। और पॉलिटिकल एजेंट जो है वो तानाशाह बन गए। क्यों? क्योंकि शासन कार्य और अधिकारों में कमी आ गई थी। क्यों कमी आ गई थी? क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राज्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ का जो अफीम उत्पादन के अंदर है वहां भी जो है वो अधिकार कर लिया गया इनके द्वारा। आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया गया था और अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां और उनका जो खर्चा था वो भी राज्य को ही वहन करना पड़ता था। और इस प्रकार इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी। 1818 ईस्वी में संधि की थी। 1818 ईस्वी में इनको संधि करनी पड़ी थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। जैसे क्या क्या कदम उठाए कि सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत के आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बच सकते थे। सामंत व्यापारियों से सरदारी और दानापानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीरी क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। आगे बात करते हैं। अंग्रेजों ने डूंगरपुर का जो शासक था जसवंत सिंह, डूंगरपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर दलपत सिंह को जो है वहां का शासक बना देते हैं। इससे वहां की जो जनता है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान बुलेक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों के तत्कालीन महाराव किशोर सिंह, जिन्होंने किशोर सागर तालाब का निर्माण करवाया था, के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों पर समर्थन किया, जिससे कोटा के हड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। ठीक है, जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया। किसके विरुद्ध? किशोर सिंह के विरुद्ध। तो जालिम सिंह के दावों का समर्थन कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। तो इस प्रकार जो हाड़ा राजपूत थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप पर वहां अवैश्य राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया गया, क्योंकि शासन के अवैश्य होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन का नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष
पनपने लगा। जो जोधपुर का महाराजा था, अब देखो पॉलिटिकल एजेंट, कोर्ट में क्या होता है, बटन, तो कोटा का जो है मेजर बटन, जोधपुर का जो है वो मैक मैसन, भरतपुर का मोरिशन, जयपुर का ईडन, उदयपुर का सावर्स और सिरोही का जेडी होल। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी थी। ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर हो उठे थे। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावर, दास प्रथा और सतीव्रता सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि जो है वो अंग्रेज जो है वो राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं, उसको तहस नहस करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। जनता में क्या हो गया था, असंतोष उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 ईस्वी के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों और विशेषाधिकारियों पर कुठाराघात, राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप से सर्वत्र असंतोष फैल गया। राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए। ईसाई मत के प्रचारकों के संदिग्ध गतिविधियों का अजमेर बड़वाड़ा में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज जो है वो हिंदुओं का मतांतरण करके उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सरकार के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघवदास, शांतु गांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि नाम प्रमुख हैं। भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। अब 1857 की जब क्रांति का दौर शुरू हो जाता है तो 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एनीपुरा और एनी ने ब्याह नहीं देखा। एनी ने ब्याह नहीं देखा। एनी ने ब्याह नहीं देखा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी सैनिक छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी ही थे। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को वे अपने राज्य में न घुसने दे और न ही जो ब्रिटिश सत्ता को विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। ठीक है, अब नसीराबाद में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। नसीराबाद की क्रांति अपन पढ़ लेते हैं। राजस्थान में जो क्रांति का सूत्रपात है वो नसीराबाद से होता है। कहां से होता है? नसीराबाद से होता है। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लाइसेंस के सैनिक विद्यमान थे। 15 दूनी 30 नसीराबाद, 15 दूनी 30, 15 और 30 मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है, तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जो है वो उठ खड़ी हो जाती है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अंग्रेज के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया जाता है। अजमेर में जो है वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसको कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो जाते हैं। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिकों अधिकारियों मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई।
छावनी को करने के बाद विप्लवी विद्रोह ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में डेरा डाले, अंग्रेजी पलटन के पीछे से आक्रमण कर दिया, अंग्रेज परास्त हो गए। यह था नशीराबाद की क्रांति। नशीराबाद में 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या क्या था? तो देखो, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की रक्षा कर रही थी, लेकिन इनको लगा कि ये जो है संदेह किया इनके ऊपर, तो इन 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री को जो है नशीराबाद भेज दिया और इनको आ गया गुस्सा और अंग्रेज अधिकारी से नाराज हो गए। इसी दौरान जो है वो उन दिनों में ही जो है वो बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए थे। उन्होंने जो है वो चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रसारित किया, जिससे प्रेरित होकर 28 मई 1857 को इन सब कारणों से प्रेरित होकर 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने जो है वो क्या विद्रोह कर दिया और 2 अधिकारियों को मार दिया। मेजर वुड को जो है वुड में मिला दिया और कर्नल न्यूबरी को जो है जो बरी कर दिया इस देश से, इस दुनिया से। और लेफ्टिनेंट लोक और कप्तान जो है, कप्तान हार्डी जो है वो घायल हो जाते हैं और अविलंब 18 जून 1857 को जो है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। नीमच में क्रांति का स्वरूप क्या रहता है? नीमच अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। उस दौरान जो है वो राजपुताने का भाग हुआ करता था। नशीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 यानी 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून यानी 7वें दिन जो है, 7वें दिन नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनों को लूट लिया, आग लगा दी। लूटने के बाद नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए, आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंच गए और शाहपुरा के शासक ने भोजन के ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। निम्बाहेड़ा पहुंचे, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, जहां जो है जनता ने इनका स्वागत किया। उसके बाद देवली पहुंचे, टोंक पहुंचे और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा बूंदी मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से 8 जून 1857, ये 15 क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार, सॉरी फॉर दिस, 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर जो है वो पुनः अधिकार कर लेते हैं कोटा बूंदी और मेवाड़ी राजकीय फौज के माध्यम से। आगे चर्चा करें अपन, कौन सी आती है? एरनपुरा और आउवा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की एक सैनिक टुकड़ी को जब नशीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो 21 अगस्त को क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। 28 मई को तो नशीराबाद में, 3 जून को नीमच में और 21 अगस्त को एरनपुरा में। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हुए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा, जो अभी पाली में स्थित गांव है, ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजी और जोधपुर महाराज दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा आ पहुंचे थे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करते हेतु आउवा भेजी। जोधपुर के महाराजा ने भी इनकी हेल्प की और कुशाल सिंह के सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में जो है एक सेना भेजते हैं अंग्रेजों का दमन करने के लिए। 8 सितंबर बेठ चेला यानी 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध होता है और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार ओनाड सिंह मारा गया।
सिंह भी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। एजीजे लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउवा आया और 18 सितंबर को जो है वो चेलावास का युद्ध होता है। लॉरेंस की सेना क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच करने लग गए। ये है आउवा का किला, जिस पर जो है वो इसी किले पर अंग्रेजों का सिर लटकाया था। यही है वो किला। जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूला नहीं था। आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 वो जो है ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। ब्रिगेडियर होम्स ने जो है दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलुम्बर चला गया। अभी नया जो सलुम्बर जो वो नया जिला बन गया है। इसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, आउवा के मंदिरों मूर्तियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। ये थी अंग्रेजों ने बदला लिया, मतलब कुल मिला के। मेवाड़ में क्रांति की गूंज पढ़ लेते हैं। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच गई। मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विद्रोह करने के लिए तैयार थी। मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने कैप्टन सावर्स के कठोर रूप से स्थिति बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी के सरकार दोनों ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भिजवाया। क्रांति शुरू होने से एक दिन पहले ही भिजवाया कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करे। पॉलिटिकल कैप्टन एजेंट जो है वो कैप्टन सावर्स के निर्देशों की पालना करे। कैप्टन सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इन्होंने जो है अपनी तैयारी पहले ही पूर्ण कर ली। यहां तक कि सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनके परंपरागत अधिकारियों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा, तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ करके राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह जो है वो शांत हो जाते हैं। इस प्रकार मेवाड़ में क्रांति क्या रहता है। अब चर्चा करते हैं कोटा में क्रांति। कोटा में भी क्रांति बहुत खतरनाक रहती है। कोटा में क्रांति की चर्चा करें तो राजस्थान के राज्यों में हुए 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेजी विरोधी है। ऐसे अफसरों को आप पदच्युत कर दो और अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दो जिन्हें उचित दंड दिया जाएगा। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। इनको आ गया गुस्सा, बोल गया अरे वाह, इस टाइम पे हमें पकड़ोगे, हमें दंड दोगे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी कि वह किसी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई और फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे, भड़क गए। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया और कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। मेजर बर्टन और बटन के बटन फाड़ दिए और दोनों पुत्रों की भी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जो है जुलूस निकाला। महाराव के महल को घेर लिया गया। महाराव अपने महल में इस प्रकार से कैद हो गए, एक प्रकार से कैदी हो गए थे। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। इसमें एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है, ऐसा उसमें उल्लेखित किया जाए। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त
नहीं हो पाई। करौली वाले ने जो है वो यहाँ क्या किया, सेना भेजी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर में लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र जो है भंडारों आदि को लूटा, उनमें आग लगा दी और उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूट लिया। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार की, अत्याचार किया, नगर के लोगों को भीषण आतंक पैदा कर दिया। यही स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नशीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे नहीं पहुंच जाते हैं। चंबल के किनारे पहुंचते हैं तब तक ये स्थिति बनी रहती है, यानी क्रांतिकारियों ने कोटा को वश में कर लिया था पूरी तरीके से। उन्होंने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया गया। तब कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को मानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को तो गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। ये थे कोटा में क्रांति। इनमें सबसे ज्यादा कोटा में ही रहती है क्रांति का स्वरूप जो देखा जाए ना, तो क्रांतिकारियों ने कोटा में भाई साहब तबाही मचाई थी। ठीक है, अब इसी दौरान सलुम्बर और कोठारिया के योगदान की चर्चा करते हैं। क्रांतियां तो अपने लगभग पढ़ ली है, पर इसकी भी बात करते हैं। आवा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंत जो है वो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, कोठारिया के रावत जोत सिंह का 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अपूर्व योगदान इनका रहता है। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जो जागीरदार थे को सलुम्बर और कोठारी के रावतों ने यहाँ पे शरण देते। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया, क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय देते हैं। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आउवा के ठाकुर स्वतंत्रता युग में भरपूर सहायता करते हैं। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी के सरकार के साथ जो संधि की केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीसी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी नीतियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पाया और अंग्रेजों द्वारा आउवा गांव को तहस नहस कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा गांव को तहस नहस कर दिया गया। ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तभी कोठारिया के जोत सिंह ने उनको गले लगाया। कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी। सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई कोठारिया द्वारा। कोठारिया में कौन थे? इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का जो है वो अनुभव देते हैं, साहस का जो है वो परिचय देते हैं। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है और जो है वो संपूर्ण जो सत्ता है, संपूर्ण जो शासन है वो ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों और अधिकारों, विशेषाधिकारों को जो सुरक्षित रखने का आश्वासन देती है। उदयपुर महाराणा जो है वो इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह से कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया और राजस्थान के नरेश जागीरदार अब पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। अन्य राज्यों में जो है वो क्रांति की गूंज पड़ते हैं। अब अगर पढ़ते हैं अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, क्या पढ़ते हैं अन्य राज्यों में गूंज? अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज किस प्रकार रहती है? राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है। क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उनकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर
मैनेचन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी, परंतु भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। उन्होंने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में भी अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चारदीवारी तक समाप्त हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर की बात करते हैं। भरतपुर की बात अपन ने कर ली, अलवर की बात करते हैं। तो अलवर में जो है वो विनय सिंह रहते हैं। अलवर के जो जागीरदार है वो कौन रहते हैं? विनय सिंह। दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों में गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। अब धौलपुर की चर्चा कर लेते हैं। धौलपुर में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी में के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई और क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति होने के कारण धौलपुर की रियासत की सेना और उनके अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए और जिससे जोधपुर की जो सत्ता थी वो खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर के इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर जो है वो अधिकार कर लिया। किन किन के नेतृत्व में? राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में तोपों पर अधिकार कर लेते हैं। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। कौन थे? रामचंद्र और हीरालाल। रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में धौलपुर में क्रांति होती है। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदेन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। जयपुर में जो है वो नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां जो है वो मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो क्रांति इसका षड्यंत्र रच रहे थे और मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक की बात करते हैं। ये जयपुर की बात हो गई। टोंक की बात करते हैं तो टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक में आने के लिए आमंत्रित किया और सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। इस प्रकार जो है टोंक में भी क्रांति का स्वरूप देखने को मिलता है। असफलता के जो परिणाम है वो क्या क्या रहते हैं, फिर असफलता के कारणों की चर्चा करेंगे। बस फिर इस प्रकार का अपना 1857 की क्रांति वाला चैप्टर खत्म होता है। सन 1857 की क्रांति असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें जो है वो ब्रिटिश संरक्षण में चली जाती है। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी के द्वारा की गई संधियां जारी रखता है। संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। ये निश्चय हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना पर बल प्रदान करने वाले में अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि अंग्रेणी मारे जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी रहे तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी रहे। ये है असफलता के कारण। असफलता क्यों हुई? क्योंकि राजस्थान के जो राजा थे वो अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, वावा, करौली, वावा मदनपाल, सिरोही, शिवसिंह, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम पर नेतृत्व प्रदान करने तो आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया।
दूसरा कारण क्या रहता है कि अंग्रेज के विद्रोही में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने के लिए अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर नरेशों ने जो तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। वाह भाई वाह, तूने भी कमाल किया। राजस्थान में अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें जो है वो क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेज जैसा रणकौशल ही था, अंग्रेजों जैसा रणकौशल था, न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण कर लिया था, अधिकार कर लिया था। राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए वे पूरी शक्ति लगा दी थी। इस प्रकार इस बुक का जो है वो पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. For more videos, please like, comment and subscribe.